माननीय मुख्य अतिथि महोदय, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति एवं प्रिय बच्चों, मैं मंजू शाक्या आज शहीद जगदेव जी की जयंती पर आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ और बहुत ही आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज हम बात करेंगे भारत की उस महानायिका के विषय में जिन्होंने संसार में नारी सामर्थ्य से हमें रूबरू करवाया और हमें ये एहसास करवाया कि आदि शक्ति भी कुछ है, इसके बिना संसार अधूरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे देश की प्रथम महिला शिक्षिका, महाराष्ट्र की महान कवयित्री और हमारी महान समाज सेविका माता सावित्रीबाई फुले जी थी। इनके विषय में अभी आपने बहुत सारे बच्चों के माध्यम से और भी गणमान्य व्यक्तियों के माध्यम से सुना। इनके जीवन चरित्र के बारे में सभी जानते ही हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है और कोई व्यक्ति तभी ऊंचाइयों तक पहुंच पाता है जब वो संघर्ष करेगा और उसके लिए उसके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए। माता सावित्रीबाई फुले बचपन से ही बड़ी ही तीव्र और कुशाग्र बुद्धि की थी। इनके साथ भी एक घटना हुई कि बाल विवाह का ये भी शिकार हो गई और बाल विवाह का भाई उस समय इतना महिलाओं को फ्रीडम नहीं था किसी भी तरीके का, और जो मध्यम वर्ग की महिलाएं थी या निम्न वर्ग की महिलाएं थी उनको किसी भी प्रकार का कुछ भी अधिकार नहीं था, ना ही घर से बाहर निकलने का, ना ही शिक्षा प्राप्त करने का। तो हमारी जो सावित्रीबाई फुले जी थी, इन्होंने विवाह के बाद ज्योतिबा फुले के साथ जब इनका 9 वर्ष की आयु में विवाह हो गया तो इन्होंने पति का साथ जब मिला, और वो भी कैसे पति का, एक समाज सेवी और क्रांतिकारी पति का, उनके माध्यम से इन्होंने अपने जीवन की गति को आगे बढ़ाया और उनके सहयोग से ये अपनी शिक्षा को अनवरत इन्होंने जारी रखा और उन्हीं के सहयोग से ये हमारे भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनी। आगे हम बात करते हैं इनके संघर्ष के बारे में कि इन्होंने किस तरीके से संघर्ष किया और ये आगे तक गई। एक बार ये विद्यालय जा रही थी पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए, उस समय एक कुएं पर कुछ स्त्रियां सवर्ण थी जो वो पानी भर रही थी और कुछ दलित स्त्रियां उनसे बड़े ही करुण भाव में 2 बूंद पानी मांग रही थी और कह रही थी कि मुझे 2 बूंद आप पानी पिला दीजिए, लेकिन वो स्त्रियां हंस करके टाल दे रही थी और लोटे से भर करके जल उनके ऊपर फेंक दे रही थी। ये घटना जब सावित्रीबाई जी ने देखी तो बड़ी ही द्रवित हो गई और उन सभी स्त्रियों को अपने घर पर लेकर के आई और उनसे कहा कि आप इस मेरे कुएं से पानी लीजिए और जितना पानी आपको चाहिए उतना पानी आप लीजिए इस कुएं से। ये बात उनके जो ससुर जी थे उनको बड़ी ही नागवार गुजर गई कि ये कैसे दलित स्त्रियों को अपने घर में लेकर के आई, और ये तो बड़ी हमारी मतलब बेइज्जती वाली बात हो गई कि समाज में इसने हमारी बेइज्जती करवा दी। और इसी बात से वो इतना अधिक कुपित हो गए कि फुले दंपति को घर से बाहर इन्होंने निकाल दिया। जब निकाल दिया तब तो ये दोनों लोग ही बेघर हो गए और कहीं भी छत नहीं थी इनके पास। फिर एक मुस्लिम महिला से इनका संपर्क हुआ और उन्होंने अपना घर इनको रहने के लिए दे दिया। बस फिर क्या था, इनके पैरों में उड़ान जैसी लंबी एक ऊंची उड़ान भरने की साहस इनके अंदर उत्पन्न हो गया और पति का जब साथ मिला, दोनों ने मिल करके बहुत ही अच्छा कार्य किया और समाज में उन दलित लड़कियों को एकत्रित किया जो पढ़ने की इच्छुक थी। और पुणे में ही सर्वप्रथम इन्होंने अपने जन्म दिवस के अवसर पर अलग अलग जातियों से 9 बालिकाओं को एकत्रित किया और उनके माध्यम से एक स्कूल की स्थापना शुरू कर दी। इस प्रकार से उन्होंने धीरे धीरे गति इनकी बढ़ती चली गई। लेकिन जब आगे इन्होंने ये देखा
कि मात्र शिक्षा से ही हमारा उत्थान नहीं हो सकता है। स्त्री जाति का जो उत्थान है मात्र शिक्षा से नहीं हो सकता है। उसके लिए हमें समाज में उनके प्रति जितनी भी विकृतियां फैली हुई हैं, जितनी भी दूषित मानसिकता के लोग हैं, हमें उन सब से उनको बाहर निकालना है। और वो कैसे होगा? वो समाज में जागरूकता उत्पन्न करके, ऐसे नहीं होगा। उसके लिए उन्होंने जो बाल विधवाएं थीं, उस समय ऐसा चलन ही था कि बहुत सी लड़कियों का बाल विवाह कर दिया जाता, तो ज़्यादातर बाल विवाह ही होता था। उस बाल विवाह के कारण बहुत सी बालिकाएं ऐसी होती थी जो असमय ही विधवा हो जाती थी, और उसका नाजायज फायदा उसी के परिवार के सदस्य उठाते थे, जिसके परिणाम स्वरूप वो या तो गर्भवती हो जाती थी या तो वो आत्महत्या कर लेती थी। ऐसी स्थिति में उनके पास कोई चारा ही नहीं बचता था कि वो क्या करें। ऐसी ही एक शोषित ब्राह्मण समुदाय की एक महिला थी, काशीबाई। जब वो आत्महत्या करने के लिए पुल पर पहुंच गई तो उनके पति ज्योतिबा फूले ने उनको देख लिया और बड़े ही प्रेम से उनको मना करके अपने घर ले आए, और उन्हीं से उत्पन्न एक बालक जो यशवंत राय था, उसको इन्होंने अपने दत्तक पुत्र के रूप में अपना लिया, क्योंकि ये तो निसंतान थे, संतान इनके पास थी नहीं। ये सारी चीज़ें संघर्ष के कारण ही उन्हें हम आज भी याद करते हैं। वो क्यों जीवित हैं हमारे लिए? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा करके वो गई हैं जिसके कारण समाज में हम आज इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं, इस मंच तक पहुंच पाए हैं। ये मैं मानती हूँ उन्हीं की देन है, और एक बार मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज उन्हीं के कारण मैं इस मंच तक पहुंच पाई हूँ। आगे अब हम बात करते हैं आज के परिवेश की। आज परिवेश बदल गया है। बहुत अच्छी बात है कि स्त्रियों को बाहर निकलने का मौका मिलने लगा है और वो अपनी बात भी रख पा रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं जो अपनी बात अपने घर तक में नहीं रख पाती हैं। ये चीज़ें बहुत समाज में वास्तव में बहुत दुख होता है जब इस तरीके की हम देखते हैं कि हमारे ही घर के सदस्य पुरुष वर्ग क्यों इतना दबाते हैं, क्यों इतना शोषण करते हैं औरतों का। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से समझ में नहीं, आज दिन तक मैं नहीं समझ पाई हूँ। इतना उम्र मेरी भी हो गई है, मैंने भी समाज को देखा है, लेकिन अभी तक मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाई हूँ कि ये क्यों हो रहा है। मान लीजिए पुरुष के लिए आप विचार कीजिए, यहाँ सभी उपस्थित समाज से मैं पूछना चाह रही हूँ, आप विचार कीजिए कि पुरुष के लिए वैदिक व्यवस्था से ही गुरुकुल व्यवस्था थी, उसको शिक्षा अध्ययन की व्यवस्था थी उसके लिए, लेकिन उस समय कहीं भी स्त्रियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था का निर्माता है। हाँ, तो वो तो है ही, वो तो ब्राह्मण वर्ग है ना, उसके लिए तुम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। उसी का किया धरा है कि आज यहाँ तक हम भाई जिन्होंने हमें इस दुर्गति में पहुँचाया है। हाँ, क्यों नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। हम इस मंच पे इसीलिए आए हैं कि हम कहें उस चीज को, क्यों नहीं कहेंगे। तो वास्तविक कारण है, उस पर हमला करिए। ये बेचारे तो उसके गुलाम है, इन पर क्यों हमला कर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा कुछ मत सोचिए। मैं बस वास्तविकता से रूबरू आपको करवाना चाहती हूँ कि वास्तविकता क्या है समाज की, और हमें सोचना है उसके बारे में कि ये परिस्थितियाँ आगे बदले किसी भी तरीके से। तो उस समय मान लीजिए स्त्रियाँ हमारी घर में रहती थी, तो ही था भाई, पुरुष बाहर कमाने जाता था, सीधी सी बात, और स्त्रियों को घर की जिम्मेदारी मिल गई कि वो घर की जिम्मेदारी संभालती थी। उस समय हो सकता है कि उनकी शिक्षा की विषय में न सोचा गया हो, इतनी आवश्यकता न हुई हो, लेकिन आज तो परिवेश पूरा चेंज हो गया है, आज तो परिवेश पूरा बदल चुका है। आज तो समाज की हर बेटी को, हर स्त्री को शिक्षित होना चाहिए। 12 बजने में 5 मिनट। देखिए, बदल नहीं गया, उल्टा टंग गए हैं, तो हमें बदलना ही है इसको, हमें बदलना ही है इसको कि हम किसी भी प्रकार से अपने समाज की प्रत्येक स्त्री को शिक्षित करें और जागरूक करें उनको अपने अन्याय, जो भी उनके साथ अन्याय हो रहा है उसके प्रति। ठीक है, आज हम बस इतना ही कहेंगे और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद।